Поглянь, вроді. नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग पर चर्चा जारी रहेगी। आज युद्ध का छठा दिन है। रूस रोज अपने हमले की तीव्रता बढ़ाता जा रहा है और युद्ध को रोकने और शांति स्थापित करने के सारे प्रयास कमतर साबित हो रहे हैं। कल बेलारूस में दोनों देशों के बीच चली 6 घंटों की बैठक बेनतीजा रही। युद्ध की बढ़ती भयावहता और परमाणु हमले की आशंका के बीच भारत सहित सभी देशों ने अपने अपने नागरिकों को तत्काल यूक्रेन छोड़ देने को कहा है। भारत ने यूक्रेन में फंसे अपने छात्रों और नागरिकों को बाहर निकालने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन गंगा की निगरानी के लिए 4 मंत्रियों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी है। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह पोलैंड पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। विदेश में रह रहे अपने हर नागरिकों को मुसीबत के समय मोदी सरकार ने मदद पहुंचाई है, उन्हें रेस्क्यू किया है। और आज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की याद आ जाती है, जिसमें उन्होंने कहा था, एक ट्वीट में उन्होंने कहा था कि यदि भारत के नागरिक मार्स पर भी फंसे होंगे तो उन्हें रेस्क्यू किया जाएगा। आज यह सच भी साबित हो रहा है। चर्चा करेंगे यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की, और साथ में यह भी चर्चा करेंगे कि यह युद्ध आगे क्या मोड़ ले सकता है। और साथ में यह भी बताएंगे कि रूस ने परमाणु हमले के लिए तैयार होने की जो बात कही थी उसका क्या मतलब है। और साथ में अपने मेहमानों से यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यूनाइटेड नेशन यूं ही तमाशा देखता रहेगा या कुछ करेगा भी। करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उससे आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कू, जो हमारा स्वदेशी ऐप है कू, उस पर कुछ विशेष जो कू ब्रेकिंग आ रही है, उस कू ब्रेकिंग को आपको दिखाते हैं। उसके बाद से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे। पहला कू है भाजपा उत्तर प्रदेश, उसकी तरफ से किया कि जो कहा वो करके दिखाया। सपा बसपा क्या ये कर पाते? आज हमारी सारी पीढ़ी का उद्धार हो गया है। हम लोगों के रहते भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल में कमल, हैशटैग चल रहा है। दूसरा जो कू है वो है डॉक्टर दिनेश शर्मा का, बीजेपी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। जनपद अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी श्री अवधेश द्विवेदी के समर्थन में भव्य रोड शो से मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होकर जनता से भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील की। जनता ने जगह जगह भव्य स्वागत किया। गगनभेदी नारों से भाजपा के पक्ष में अपना समर्थन व्यक्त किया लोगों ने। दिनेश शर्मा जी हैं उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। तीसरा कू है सतीश चंद्र मिश्रा का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा। यूक्रेन में एक भारतीय छात्र के निधन की अत्यंत दुखद सूचना प्राप्त हुई। शोकाकुल परिजनों के प्रति अपनी गहन संवेदना व्यक्त करता हूं। हजारों की संख्या में वहां पर फंसे छात्र हौसला और धैर्य बनाए रखें। आपको लेकर हम सभी चिंतित हैं। केंद्र सरकार से अपील है कि सभी भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए तेजी से कार्य करें। इसके बाद सतीश चंद्र मिश्रा का कू है ये, उन्होंने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को जल्द से जल्द भारत लाने की अपील की है, दुख जताया है मौत पे। और चंद्रशेखर आज़ाद राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी, उनका जो कू है सुल्तानपुर थाना लंबुआ ग्राम मलाक तुलापुर। अंग्रेजी प्रवक्ता मनोज कुमार की हत्या व परिवार को निर्ममता से पीटना अमानवीय है। अपराधियों को मिले सत्ता संरक्षण के कारण यह हुआ है। पूर्व में शिकायत के बाद भी संज्ञान नहीं लिया गया। यूपी में कानून का राज भी गोरखपुर की तरह डूब गया है। चंद्रशेखर आज़ाद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आज़ाद समाज पार्टी के, उन्होंने यूपी की कानून व्यवस्था पर कू के जरिए सवाल उठाए। और अगला और आखिरी कू है अंशु अवस्थी का, प्रवक्ता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उत्तर प्रदेश का, और उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका जी ने महाशिवरात्रि पर शिव मंदिर में दर्शन और पूजा की। तो प्रियंका गांधी ने पूजा की है, उसका कू किया है। अंशु अवस्थी ने, प्रवक्ता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। अंशुल अवस्थी का ये कू है और कू पे लगातार लोगों के आने का सिलसिला है। बड़े बड़े जो नेता हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, वो स्वदेशी ऐप कू का इस्तेमाल कर अपनी बात जो है लोगों के सामने रख रहे हैं। और तो रूस यूक्रेन युद्ध का छठा दिन है और अभी जो हमारे पास खबर आ रही है, जो ब्रेकिंग आ रही है, उस पर हम नज़र डालते हैं। आज ईयू में
बैठक हुई, ईयू की बैठक को संबोधित किया है जेलेंस्की ने और उस ईयू की बैठक में उन्हें सदस्यता देने का प्रस्ताव भी रखा गया है। रूसी सेना के निशाने पर राजधानी कीव और खार्किव है। खार्किव फ्रीडम स्क्वायर पर रूस का इस्कंदर है। कीव के पास वासिलकोव में रूस का भयानक हमला। चेरनिहिव पर रूस बेलारूस ने संयुक्त रूप से हमला बोला है। एक साथ दोनों ने हमला कर दिया है। रूस के साथ अब बेलारूस भी आ गया है। रूस की सेना के निशाने पर राजधानी कीव और खार्किव आ गया है। खार्किव फ्रीडम स्क्वायर पर रूस का इस्कंदर मिसाइल से हमला किया है और इसके अलावा वैक्यूम बम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हमले के बाद मलबे में तब्दील हुआ चेहरिनीव। यूक्रेन पर रूस का हमला जियोपॉलिटिकल आतंक। ईयू ने कहा यूरोपियन यूनियन के सदस्य बनने का प्रस्ताव यूक्रेन को दिया है ईयू ने और कहा है कि उन्हें तो एक तरफ रूस का हमला जारी है यूक्रेन पर और दूसरी तरफ रूस को रोकने के लिए पूरा ईयू और जो दूसरे नेटो देश के सदस्य हैं वो लगातार रणनीति बना रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। और पहले हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, उस रिपोर्ट को हम देखते हैं। रिपोर्ट के बाद हमारे दो मेहमान हैं, टीपीएस त्यागी जी और इसके अलावा बीएस निगम जी हैं। इनसे हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं एक रिपोर्ट की। 6 दिन युद्ध का हो चुका है, छठा दिन है। क्या हुआ 6 दिन में, कितना नुकसान हुआ, कितने लोग मारे गए, सभी की एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट के बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। रूस यूक्रेन के बीच 6 दिन से भीषण और भयावह युद्ध जारी है। रूसी सेना राजधानी कीव सहित यूक्रेन के कई प्रमुख शहरों में घुस चुकी है। दोनों तरफ से भयावह हमले हो रहे हैं। रूसी सेना लगातार हमले करते हुए राजधानी कीव पर कब्जे की ओर बढ़ रही है। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि युद्ध शुरू होने के बाद से अभी तक 6 दिन के युद्ध में क्या क्या हुआ। युद्ध का पहला दिन, पुतिन ने यूक्रेन में मिलिट्री एक्शन के आदेश दिए। रूसी सेना ने यूक्रेन पर चढ़ाई की। रूस के विरुद्ध दुनिया भर से हुई बयानबाजी, लेकिन नहीं दिखा असर। युद्ध का दूसरा दिन, यूक्रेन की राजधानी को कब्जाने की ओर बढ़ी रूसी सेना। कीव पर रूस ने की भीषण बमबारी। कीव में दिखा तबाही का मंजर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शुक्रवार को यूक्रेन पर रूसी हमले की निंदा करने और युद्ध समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया गया। रूस ने वीटो पावर का इस्तेमाल कर प्रस्ताव को रोक दिया। युद्ध का तीसरा दिन, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जारी किया वीडियो। दुनिया से लगाई मदद की गुहार। स्वीकारी 137 सैनिकों की बात। रूसी रक्षा मंत्रालय ने किया दावा, 211 यूक्रेनी सैन्य ठिकाने नष्ट। युद्ध का चौथा दिन, कीव, खार्किव सहित यूक्रेन के कई बड़े शहरों पर रूसी हमले। जल, थल, नभ तीनों सेनाओं की यूक्रेन पर चढ़ाई। युद्ध का पांचवा दिन, वार्ता के लिए तैयार हुए रूस यूक्रेन। बेलारूस में मिले दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल। बिना किसी नतीजे के समाप्त हुई वार्ता। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण में आई तेजी। वार्ता के बीच पुतिन ने दिखाए न्यूक्लियर तेवर। परमाणु फोर्स को अलर्ट पर रहने का दिया आदेश। युद्धाभ्यास में जुटी रूस की न्यूक्लियर फोर्स। युद्ध का छठा दिन, कीव पर कब्जे के करीब पहुंची सेना। कीव के करीब दिखा 64 किलोमीटर लंबा हथियार बंद रूसी सेना का काफिला। कीव के साथ ही खार्किव में रूसी सेना की भीषण बमबारी।
जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे रूस का हमला भी तेज होता जा रहा है और युद्ध के रुकने के कोई आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे टीपीएस त्यागी जी और पूर्व राजनयिक बीएस निगम हमारे साथ जुड़ गए। दोनों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत टीपीएस त्यागी जी मैं आपसे करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि जो हालात हैं 6 दिन में, कल बातचीत की कोशिश की गई, युद्ध में शायद शांति हो जाए इस तरीके की कोशिश हुई, लेकिन 6 घंटे की बातचीत जो है वो बेनतीजा रही और उसके बाद से तनाव जो है अभी भी जारी है। रूस का जो हमला है वो भी जारी है। इस बीच में जो डेवलपमेंट ईयू में हो रहा है, जो ब्रिटेन ने कहा है कि यूएनएससी से जो है निकाल दिया जाना चाहिए रूस को, हालांकि ये संभव नहीं है क्योंकि चीन हो सकता है वीटो पावर का वहां पर इस्तेमाल कर ले। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो लड़ाई चल रही है, जो युद्ध चल रहा है, आगे क्या मोड़ आ सकता है इसमें? क्या भारत पे क्या असर पड़ेगा, विश्व पे क्या असर पड़ेगा और ये लड़ाई क्या परमाणु युद्ध की तरफ जो लोग कह रहे हैं, जिस तरीके से कल बयान दिया था पुतिन ने, क्या आपको लगता है कि सही में परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ा है? त्यागी जी। जी 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 जो यूरोपियन यूनियन की बैठक हुई है जी, उस बैठक में यूक्रेनियन के प्रेसिडेंट ने वर्चुअली अपनी बात कही है कि मुझे इतनी कीमत चुकानी पड़ेगी यूरोपियन यूनियन में आने के लिए, मैंने ऐसा सोचा नहीं था। मैं यहाँ से बात शुरू करता हूँ जी। कि अगर रशियन ट्रूप्स वापस भी चले जाए तो क्या आने वाले समय में जेलेंस्की को, यानी कि यूक्रेनियन के प्रेसिडेंट को, इस बात, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, आपका वीडियो चला गया लेकिन आप बोलते रहिए जी। हाँ, तो क्या यूक्रेन के प्रेसिडेंट को आने वाले समय में दोषी नहीं ठहराया जाएगा? उसने किस बात के लिए ये युद्ध किया? इस बात के लिए मैं हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है, आ रही है आपकी आवाज। ओके, तो इस बात के लिए कि मुझे नेटो में शामिल कर लिया जाए, और इस बात के लिए उसने अपने देश का बंटाधार करवा दिया, यानी कि जितने उसके सैनिक ठिकाने थे वो सैनिक ठिकाने नष्ट हो गए, एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट हो गए, नेवल बेस नष्ट हो गया। कीव और खार्किव को आप ऐसे समझिए जैसे हिंदुस्तान की मुंबई और दिल्ली, कीव राजधानी और वो फाइनेंशियल राजधानी, वो दोनों तबाही के कगार पर है। क्या मिला जेलेंस्की को? सिर्फ ये कि मैं यूरोपियन यूनियन में या नेटो देश में शामिल हो जाऊं। क्या इस उद्देश्य के लिए ये करना उचित था? एक लीडर को करेजियस होना चाहिए। आज सब लोग उसे हीरो 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 कह रहे हैं, लेकिन क्या जोश के साथ होश नहीं होना चाहिए? जो निर्णय है वो कोई सिपाही नहीं है, वो एक देश का प्रेसिडेंट है। जो निर्णय है वो देश काल पात्र के हिसाब से लिए जाते हैं। क्या ये इतना बड़ा उद्देश्य था कि उसके लिए वो देश को तबाह कर दे? और साहब, यूक्रेन को आप यूरोप का पाकिस्तान समझिए, यूक्रेन को आप यूरोप का पाकिस्तान समझिए। यूरोप को यूक्रेन के ऊपर विश्वास नहीं है, क्योंकि जो जातीय समीकरण या यूक्रेन का, वो रशिया के साथ है, वो यूरोप के साथ नहीं है, और अमेरिका के साथ तो है ही नहीं। बिल्कुल। तो उसको क्या ये भूल जाना चाहिए कि जब सोवियत यूनियन बना था तो उसका फाउंडर मेंबर यूक्रेन था? क्या उसे ये भूल जाना चाहिए कि लेनिन यहाँ का था, स्टालिन यहाँ का था, गोर्बाचोव यहाँ का था? क्या उसे ये भूल जाना चाहिए कि रशिया के रिएक्टर्स और रशिया की इकोनॉमी और रशिया की एक संस्कृति इतनी मॉस्को से कनेक्टेड नहीं है जितनी कीव से कनेक्टेड है? उसके बावजूद उसने अपनी महत्वाकांक्षा में ये किया। तो मैं तो समझता हूं कि गलती युद्ध में दोनों तरफ से होती है, लेकिन ज्यादा गलती इस आदमी की, इस कॉमेडियन की मानी जाएगी, क्योंकि इसने केवल नाटो में शामिल होने के लिए देश को बर्बाद करा दिया। अब बात आती है कि अब ये युद्ध आगे कैसे टर्न लेगा। मैं कोई भविष्यवक्ता तो नहीं हूं, लेकिन सवाल यह है कि रशिया ने अपनी एक बम का इस्तेमाल किया जिसको वो कहते हैं फादर ऑफ ऑल बम्स,
या जिसे वो वैक्यूम बम भी कहते हैं। देखिए, वो हालांकि न्यूक्लियर बम नहीं है, लेकिन वो कन्वेंशनल बम से कहीं ज्यादा है। कन्वेंशनल बम में करीब 1/4 ईंधन होता है और 3/4 ऑक्सीडाइजर, जबकि इसमें 100% ईंधन होता है। और वो ईंधन को जब फटता है तो वो इस तरह का ईंधन है कि एकदम बहुत बहुत तेज गति से वो ऑक्सीजन को अपने अंदर सोखता है। अब कल्पना कीजिए कि बंकर में, पिल बॉक्सेस में, अंडरग्राउंड बेसिस में अगर ये फटता है तो ये इतनी तेजी से ऑक्सीजन को सोखता है कि मनुष्य के जो फेफड़े हैं उनकी हवा को खींच लेता है और वो फेफड़े बिल्कुल पिचक जाता है, बिल्कुल तत्काल मौत हो जाती है। बिल्कुल, तो ये इमीडिएट जो एक्शन है ये तो करीब 150 मीटर में होता है, लेकिन जो इसकी शॉक वेव्स हैं और जो इसकी हीट है वो और जगह भी होती है, कन्वेंशनल बम में भी होती है, लेकिन इसकी लंबे समय तक रहती है। यानी कि अगर किसी जगह जहां पे ट्रूप्स हैं जो मर चुके हैं और वहां पे नए रीइंफोर्समेंट भेजे जाए तो वो जो रीइंफोर्समेंट है वो भी उसकी चपेट में आएंगे, क्योंकि शॉक वेव्स और हीट काफी समय तक रहती है। तो इसे एक किस्म से एक छोटा न्यूक्लियर भी मान लीजिए। अब अगर ये किया गया है तो क्या पुतिन के स्ट्रेचर और पुतिन की आदत को देखते हुए क्या ये ना माना जाए कि सिचुएशन अगर खराब हो गई तो मरता क्या ना करता, कल को वो इस सिचुएशन में आ जाए और इसके अंदेशा दिखने लगे हैं। बारिश होने से पहले बूंदाबांदी होती है, उस बूंदाबांदी में क्या हुआ कि उन्होंने अपने परिवार को, पुतिन ने अपने परिवार को रशिया में उस अंडरग्राउंड कंक्रीट बंकर में भेज दिया जिसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक का असर नहीं होगा। इसका मतलब उनके दिमाग में कुछ है। दूसरी बात, बिल्कुल, लेकिन एक चीज़ और भी मैं त्यागी जी मैं आपको रोकना चाहूँगा। क्या आपको लगता है कि ये सही में इस तरीके से परमाणु हमले की तैयारी में, या एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं पुतिन कि मैं परमाणु हमला कर सकता हूँ, और विश्व जो है, खासतौर यूक्रेन ही नहीं बल्कि जो पूरा नाटो जो कंट्री है वो और यूरोपियन यूनियन को वह संदेश देना चाहता है कि अगर आपने हस्तक्षेप किया या हमारे खिलाफ खड़े हुए तो हम कर सकते हैं, और ये केवल संदेश देने की कोशिश है और सीरियस अटेम्प्ट जो है वो नहीं है। क्योंकि जो ब्रिटेन का जो बयान आया है, उस ब्रिटेन के बयान में ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो कोल्ड वॉर के दौरान जब से रूस पे जासूस लगाए गए थे और वहाँ का जो एक भी अगर न्यूक्लियर मूवमेंट होता है न्यूक्लियर अटैक करने के लिए, तो उन सारे मूवमेंट पे उनकी नज़र है, नाटो कंट्री की नज़र है, यूरोपियन यूनियन की नज़र है, अमेरिका की नज़र है, और उनके जासूस जो है वहाँ पे है। कोल्ड वॉर के दौरान से अभी तक वहाँ पे है, जो खबर आ रही है। और अभी तक कल का जो बयान था पुतिन का, उस बयान के बाद से कोई भी उस तरीके के हलचल नहीं हुए जिससे ये अंदाज़ा लगाया जाए कि रूस जो है परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है। तो इससे तो साफ हो रहा है, अगर इनकी बात पर यकीन किया जाए तो ये साफ हो रहा है कि केवल एक संकेत है कि अगर हमारे बीच में आए तो आपको जो परमाणु हमला झेलना पड़ सकता है और यूक्रेन दबाव में आकर के सरेंडर कर दे, हथियार डाल दे। मुकेश जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 100% ठीक कह रहे हैं। जो ब्रह्मास्त्र होते हैं वो दिखाने के लिए होते हैं, वो चलाने के लिए नहीं होते। लेकिन रूस ने वही दिखाने वाले काम में उसने अपनी 2 कमांड को, जो उनकी न्यूक्लियर डेटरेंस कमांड है, उनको एक्टिव कर दिया। एक्टिव करके फिर ये भी संदेश दे दिया कि कहीं मेरे ऊपर हमला ना हो, तो अपने परिवार को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। ये अपनी सिंसियरिटी इस चीज में कि मैं हमला कर सकता हूं अगर तुमने सरेंडर नहीं किया, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि अब ऐसे में जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, 1 मिनट के लिए सोचिए वो क्या कर रहे हैं। वो कर रहे हैं कि हम इसे यूरोपियन यूनियन में दाखिल कर लेंगे। अगर करना था तो पिछले 8 साल से क्यों नहीं किया? 2014 से तो वो ये कह रहा है नहीं किया। अब वार के बीच में जब उसने एप्लीकेशन साइन किए तो अब बोलते हैं कि हम इसको यूरोपियन यूनियन में कर लेंगे, अब हम हथियार भेजेंगे, अब हमने नेटो रेस्पॉन्स फोर्स बनाया है। ये नेटो रेस्पॉन्स फोर्स पहले क्यों नहीं बनाया था? अब बनाया, आज तक कभी नहीं बना।
अब ये सब कहने की और जुबानी जमा खर्चे हैं, वो नेटो फोर्स कब बनेगा, उसमें कितने ट्रूप होंगे, कौन से हथियार होंगे, वो आपस का बायां हाथ दाएं हाथ को हलो करेगा या नहीं, और अगर कर भी दिया तो वो कैसे पहुंचेंगे यूक्रेन के अंदर, रास्ता कौन सा है, और पहुंच भी गए तो वहां के ट्रूप। बिल्कुल मैं कहता हूँ अगर एक मोबाइल फोन भी आप खरीदें तो 2-3 दिन लग जाते हैं रवा होने में, उन सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट को वहां के ट्रूप एकदम कैसे लाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत सारे सवाल हैं। इसी से ये चीज़ लोगों को एक संकेत जा रहा है कि शायद पुतिन जो है वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जब इधर वार्ता चल रही थी तो दूसरी तरफ जो है वो अपने रक्षा के अधिकारियों के साथ और सेना के विशेष बड़े अधिकारियों के साथ बैठक करके यही संदेश देने की कोशिश कर रहे थे। बीएस निगम जी हमारे साथ हैं। निगम जी, ये जो मसला चल रहा है सबको जानकारी है, एक एक पल की जानकारी है, हम और आप बैठे हुए सब अपडेटेड है, सब चीज़ जो है खुला बिल्कुल सब सामने हो रहा है सब चीज़। क्या यूनाइटेड नेशन की जो भूमिका होनी चाहिए, क्या आपको लगता है कि यूनाइटेड नेशन की भूमिका अभी ठीक है, या जो यूएई कर रहा है वो यूएई ठीक है? और जैसा कि ये कह रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन का पाकिस्तान है यूक्रेन, और यूरोपियन कंट्री को यूक्रेन पे यकीन नहीं करना चाहिए या यकीन वो नहीं करता है, क्या ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि यूनाइटेड नेशन को इंटरफेयर करना चाहिए और शांति बहाल करने के लिए काम करना चाहिए, या पीस कीपिंग फोर्स की, कल भी हमारे साथ कुछ मेहमान थे वो कहते हैं कि पीस कीपिंग फोर्स भी लगाना चाहिए, क्या भारत यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर के पीस कीपिंग फोर्स भेजना चाहिए? आखिर इसको रोका कैसे जाए? अगर पुतिन मान लीजिए रुकने को तैयार नहीं है तो पूरा विश्व इस युद्ध की आग में जले, इससे बेहतर है कि उसे रोकने के इंतजाम विश्व के देशों में भी होना चाहिए। देखिए मुकेश जी, हमारे बड़े आदरणीय त्यागी सर ने जी आज बहुत दो शब्दों का बड़ा अच्छा प्रयोग किया। एक तो ये कहा है कि वो यूरोप का पाकिस्तान है, बिल्कुल, मैं इसमें और ऐड करूंगा, उसमें पाकिस्तान भी है और जर्म जो है वो उसके अफगानिस्तान के जो टेररिस्ट हैं उनका भी है, तालिबान के भी है। बिल्कुल। दूसरी बहुत बढ़िया बात उन्होंने कही है कि जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उनको कॉमेडियन का ही रोल उन्होंने आज किया है। मैं थोड़ा सा आधा मिनट का समय दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जब वो जाते हैं ईयू की संसद में भाषण देने के लिए, ऑनलाइन ही सही, उनकी बॉडी लैंग्वेज एक कॉमेडियन की थी, और त्यागी सर ने बिल्कुल सही देखा है उसको। बिल्कुल है ना, वो अगर जाते ढंग से बात करते, उन्होंने कोई ऐसा, एक ऐतिहासिक दिन था, कोई ऐसा संदेश नहीं दिया कि वो एक वर्ल्ड लीडर है, और जब लास्ट में वहां से जाते हैं तो हाथ हिलाते हैं यूं और फिर कहते हैं यूं, और ऐसे करके निकल जाते हैं जैसे कि किसी स्टेज से कोई आर्टिस्ट निकल रहा हो। अच्छा, अब बात आती है मुख्य उसके लिए जी। हाँ, ये बात सही है कि नाटो का सदस्य बने या ईयू का, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है सर। बिल्कुल, जो जनता को खासतौर से जो कीमत चुकाई है वो उस कीमत पे तो बिल्कुल नहीं जी। हाँ, और ये जो एप्रीहेंशन था रूस का, अब देखिए आप अपनी जनता को कह रहे हैं कि पेट्रोल पंप बनाइए। ये कोई देश कह सकता है कि अपनी जनता के लिए? क्या युद्ध इन चीजों से जीता जाता है? ये सब टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं। बिल्कुल, जो उसकी एप्रीहेंशन थी रूसी की, वो साबित हो रही है। और एक बात और है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपने उनसे किया था, विश्व युद्ध, ये न्यूक्लियर युद्ध होगा या नहीं होगा जी। मुझे लगता है हमें अभी भी ये शक है पूरा, क्योंकि मॉस्को से ये कहा गया कि सारे यूएस सिटीजन्स वहां से निकल जाएं। मुझे ये समझ में आया युद्ध हो रहा है यूक्रेन में, और मॉस्को से कहा जा रहा है कि वो वहां से सारे अपने नागरिकों को निकाल दें, देश छोड़ दें। इसका अभिप्राय क्या है? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बाइडेन के दिमाग में ये है कि हमारे मिसाइल्स ऐसी हैं जो सीधा अटैक कर सकती है मॉस्को तक। बिल्कुल, तो इससे ये एक यानी अमेरिका के दिमाग में ये चल रहा है कि रूस परमाणु हमला कर सकता है, और वो स्थिति आई तो फिर वो सामने आ जाएंगे और नाटो कंट्री जो है एक रूस पे हमला के लिए सोचेगा, और उस हालात में रूस में जो अपने नागरिक हैं उनको निकाल लेना चाहिए क्योंकि बाद में अपने नागरिकों का नुकसान नहीं हो। ये तो सवाल बिल्कुल है, और इस तरीके की चीज़ें हैं, और ये खतरनाक है। इस खतरे पे हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन क्या रोकने के लिए जो प्रयास, यूनाइटेड नेशन का गठन जिस उद्देश्य के लिए हुआ था, क्या आपको लगता है कि वो भूमिका यूनाइटेड नेशन निभा रहा है? कि अगर यूनाइटेड नेशंस तो दरअसल में सच पूछे तो
एक फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन सा मुझे लगता है। बिल्कुल। अगर चाइना के खिलाफ कोई आएगा मैटर तो रूस वीटो करता है। अब अगर रूस को निकालने की बात भी हम लोग करेंगे तो चाइना वीटो कर देगा। बिल्कुल। हाँ, इन दोनों को एक साथ निकाला तो कोई वीटो नहीं करेगा। क्या लेकिन क्या ये संभव है? क्या ये, देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन क्या ये संभव है? क्या जो यूनाइटेड नेशन का जो संविधान है, निकालने के जो प्रावधान है, उसमें 2 कंट्री को एक साथ बाहर किया जा सकता है? क्योंकि वीटो का पावर तो एक ही है, क्योंकि दोनों एक गुट में हैं। बिल्कुल, तो ये चीज बिल्कुल किया जा सकता है। अगर नेटो एक साथ सारे मिलकर के एक्शन ले सकते हैं। EU देखिए आज ही अप्लाई किया है उसने, जेलेंस्की ने, कि हमें EU का मेंबर बनाया जाए। आज ये पार्लियामेंट ने पास कर दिया और अगले 72 घंटे के अंदर उसे मेंबरशिप दे दी जाएगी। जब ये सब कुछ हो सकता है तो ये भी हो सकता है दोनों को एक साथ निकाल दें, भारत की भी समस्या हल हो जाएगी। बिल्कुल। तो ये भारत के लिहाज से अच्छा होगा कि अगर चाइना और रसा दोनों बाहर अगर चले जाते हैं तो भारत के लिए जगह बनेगी यूनाइटेड नेशन में। खासतौर पे साउथ एशिया से अगर कोई रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो भारत उसके लिए बिल्कुल सही उम्मीदवार होगा और भारत के लिए अच्छा होगा। लेकिन फिलहाल आगे हम चर्चा को बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे और आगे भी चर्चा को जारी रखेंगे और उन मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या शांति सेना भेजने की क्या उम्मीदें हैं, क्या शांति सेना भेज करके इस युद्ध को रुकवाया जा सकता है। इस पे करेंगे चर्चा, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और अपने मेहमानों के पास वापस चलेंगे। TPS त्यागी जी और BS निगम जी हमारे साथ हैं और TPS त्यागी जी के पास मैं जानना चाहूँगा। TPS जी त्यागी जी, जिस तरीके से निगम साहब कह रहे थे कि रूस से अपने नागरिकों को बुलाने के लिए कहा है, अमेरिका ने कहा है कि रूस छोड़ करके अपने देश स्वदेश वापस चले जाए, लेकिन रूस की तरफ से इस तरीके का कोई एडवाइजरी जो है अपने नागरिकों के लिए नहीं जारी किया गया है कि वो US को छोड़ के आ जाए या NATO कंट्रीज़ को छोड़ करके अपने वतन वापस आ जाए। चूँकि युद्ध को शुरू करने का खतरा जो है रूस की तरफ से है, तो क्या आपको लगता है कि अगर रूस ने इस तरीके की एडवाइजरी नहीं जारी की है तो ये केवल एक प्रेशर गेम चल रहा है कि आपस में रूस जो पुतिन जो है अपने फैमिली को बंकर में भेज रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, तैयार रहने के लिए कह रहा है, दूसरी तरफ US भी जवाब दे रहा है कि अपने नागरिकों को बुला लें, ताकि लोगों को ये लगे, रूस को भी ये लगे जो तुम अगर न्यूक्लियर हमला करोगे तो फिर तुम भी नहीं बचोगे, हम तुम पर भी हमला करेंगे। और दोनों जो है केवल वॉर गेम जो है, वर्ड्स का जो गेम है, वो एक दूसरे पे शब्द बांध छोड़े जा रहे हैं। सही कह रहे हैं आप मुझे, ये तो कह रहे हैं आप जी, ये युद्ध व्यापार, ये युद्ध का व्यापार है। ये जो बड़ी कंट्रीज है, यूनिपोलर कहो या बाईपोलर कहो, हिंदुस्तान तो ये चाहता है कि ना यूनिपोलर हो, ना बाईपोलर हो, ना मल्टीपोलर हो, नॉन पोलर हो। लेकिन ये जो कंट्रीज हैं, ये अपने हथियारों को बेचने के लिए छोटे छोटे देशों को मोहरा बनाते हैं, जैसे इन्होंने यूक्रेन को बनाया और यूक्रेन पे इनको विश्वास नहीं था। तो मैं इस बात से पूरी तरह से आपके साथ में सहमत हूं कि ये इन बड़े लोगों का एक ड्रामा चल रहा है और इसका नतीजा भी मुझे यही लगता है कि शायद अगर गुड सेंस प्रिवेल हो गई तो अमेरिका जेलेंस्की से यही कहेगा कि आप आ जाइए, हम आपको असाइलम देते हैं और आपको एक कॉमेडी की दुकान खुलवा देंगे, उसकी जगह कोई दूसरा राष्ट्रपति वहां पे बना देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन जो यूनाइटेड नेशंस की बात अभी निगम सर कर रहे थे, बहुत बढ़िया। मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल तो 1955 में मर चुकी थी। क्या मालूम है सर आपको? बात ऐसा हुआ था कि 26 जून 1900 नेशंस के चार्टर पे सिग्नेचर की बात आई थी, तो उस समय हम आजाद नहीं थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि इंडिया का जो रिप्रेजेंटेटिव है सर आरकट रामास्वामी मुरलियार, उनको साइन करने थे। तो उन्होंने उस टाइम साइन किए, मगर एक कंडीशन लगा दी और कंडीशन ये थी कि 10 साल के अंदर वीटो पावर खत्म होनी चाहिए, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। अगर 10 साल में ये खत्म नहीं होती है तो 10वें साल में सिंपल मेजोरिटी से, बजाय ये P5 जो है इनकी परवाह किए बगैर सिंपल मेजोरिटी से इसको खत्म किया जा सकता है। और इस बात को उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के क्लॉज नंबर 109 में लिखवा दिया। बिल्कुल। जो कुछ मैं कह रहा हूँ सर, इसको आप
इसको बिल्कुल, ये तो इंटरनेट बहुत ही को- नई और बड़ी बात कही है और इसकी जानकारी मुझे नहीं थी। मैं ज़रूर आपने जो कही है उसका तो अगर ऐसा है आप कह रहे हैं तो वो सही ही होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ। तो ये अगर चार्टर्ड में जुड़वा दिया गया है तब तो इस काउंसिल का कोई मतलब ही नहीं है। यानी कि 10 साल के बाद वो होना था, एजेंडे में था। और आप इंटरनेट पे चेक कर लीजिए, क्लॉज नंबर 109 इन ब्रैकेट 3, उसमें 3 क्लॉज है, उसकी तीसरी क्लॉज में लिखा है कि अगर 10 साल तक समीक्षा नहीं हुई तो 10वें साल में इसको सिंपल मेजोरिटी से इस पर डिसीजन लिया जा सकता है। यानी कि वो डेड हो गया सिक्योरिटी काउंसिल, और एक मुर्दे को हम पूरी दुनिया तब से लेकर आज तक ढो रही है। हिंदुस्तान को ये कहना चाहिए कि चूंकि हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने सर रामास्वामी मुरलियार ने ये बात कही थी और ये साइन किए थे और जो रिकॉर्ड पे है, लिहाजा अब हम कहते हैं कि ये सिक्योरिटी काउंसिल, ये वीटो पावर, लेकिन त्यागी जी एक चीज़ है, ये जो आप 109 क्लॉज की बात करें, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि ये तो केवल एक देश की तरफ से, भारत की तरफ से ये कहा गया है और इसमें सहमति काउंसिल की थी नहीं थी इस बात का तो कोई खुलासा नहीं है, या कोई दूसरे क्लॉज के जरिए इस बात को तो नहीं वहाँ पे रखा गया कि भारत ने जो कहा इस क्लॉज में जुड़वाया है वो लागू होगा। ये तो केवल भारत के संदर्भ में लागू होगा ना, पूरे जो कंट्री हैं सदस्य सब पे लागू होगा ये। अगर ऐसा होता तो सिर्फ भारत की बात रिकॉर्ड की गई होती। यूएन का जो चार्टर है, यूएन का जो रिटर्न चार्टर है, उसकी क्लॉज 109 बता रहा हूं मैं। यानी कि ये बात चार्टर में डाल दी गई है, ये बात चार्टर में पड़ी हुई है, आप चेक कर लीजिए। बिल्कुल आप कह रहे हैं, मैं इसको मैं चेक कर चुका हूँ इससे, ये है तो फिर भारत को इसलिए पॉइंट उठाना चाहिए। एक तो ये कि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात कहने वाले, पूरे वर्ल्ड को एक फैमिली समझने वाले, आज हमारे जो लीडर हैं वो केवल इफेक्टिव नहीं है, इफेक्टिव तो पुतिन भी है, इफेक्टिव तो बाइडेन भी है, इफेक्टिव जी जिनपिंग भी है। हमारे लीडर न केवल इफेक्टिव है बल्कि रेस्पेक्टेबल है। और यूक्रेन ने भी जब ये मदद मांगी तो उसने कहा कि आप एक महत्वपूर्ण हैं और आप सम्मानित हैं। तो इसलिए अब हिंदुस्तान की बात को सारी दुनिया सुनेगी और ये तथ्य आपके सामने है। लिहाजा हम तो वीटो पावर में ही यकीन नहीं रखते, वीटो पावर खत्म हो जाए। ये सर यूनाइटेड, बिल्कुल ये तो मोनोपोली है, ये तो इनकी मोनोपोली है, अपनी मर्जी चलाने के लिए एक दूसरे साथ मिले हुए हैं। तुम गलत करो तो हम तुम्हें बचाएंगे और हम गलत करें तो तुम मुझे बचाओ। और इन पांचों देश के बीच में जो है अपना हथियार का जो है ये सौदेबाजी चल रही है। एक चीज़ निगम जी मैं जानना चाहूँगा, इन चीज़ों से अलग हट करके हम बात करते हैं रेस्क्यू की। भारत सरकार ने रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया है और सारे लोगों को यहाँ पर ला रहे हैं। एक भारतीय छात्र की मौत भी वहाँ पे हुई है गोलीबारी में। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा निगम साहब, मैं आपसे, मेरा सवाल है ये कि भारत ने अभी तक एडवाइजरी जारी की थी शुरू में पहले दिन की सभी को वहाँ पर आ जाना चाहिए वापस, और अब जो है उनको लाया भी जा रहा है। क्या आपको लगता है कि सभी जो देश हैं, केवल भारत है नहीं, जो पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ के और जो एशियन कंट्री है, वो क्या सभी यूक्रेन छोड़ करके वापस चले आएंगे, रसा छोड़ करके वापस चले आएंगे? क्या आपको लगता है कि ये चीज़ युद्ध की तरफ और इन लोगों को झोंकेगा, या भारत सरकार या विश्व के देशों को ये करना चाहिए कि हमारे नागरिक वहाँ पे हैं इसलिए आप जो है पहले युद्ध को ख़त्म करो, शांति वार्ता करो और जो बातचीत खत्म हो गई कल उसको फिर से शुरू करो? मुकेश जी, दिक्कत तो अगले 72 घंटों की भी है जी। भारत सरकार ने तो कह दिया कि भाई आप आज रात को छोड़ दीजिएगा, जिस भी हालत में है कीव को छोड़ दीजिएगा। ये बच्चे जाएंगे कहाँ? बिल्कुल 600 किलोमीटर 700 किलोमीटर दूर बॉर्डर है ना। इन बच्चों के लिए वहां निकलते गोली लगी, एक बच्चे की मृत्यु भी होगी वहां पे। बिल्कुल। तो ये बाहर कैसे निकलेंगे? इनके पास में खाने का इंतजाम नहीं है। ठीक है, मंत्री महोदय गए हुए हैं, सरकार अच्छा काम कर रही है, ड्यू रिगार्ड टू एवरीबॉडी, लेकिन जो अंदर फंसे हुए बच्चे हैं अगर वो बाहर निकलते हैं तो गोली का शिकार होते हैं, अंदर रहते हैं तो भूखे मरते हैं। ये तो उनके सामने तो क्या अभी भारत को रसा और यूक्रेन दोनों से बात करके एक सेफ पैकेज की मांग करनी चाहिए कि भाई जो बच्चे वहां फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए पहले एक सेफ पैसेज दो, आप निकालने दो बच्चों को, उसके बाद लड़ते रहना। बात है अगर मान जाए, लेकिन वो मानने वाले कोई नहीं है। बिल्कुल दिक्कत ये है, ये हम तो अपील करेंगे ही और करनी ही चाहिए। हमारे बच्चे हैं और भी जी टीपीएस त्यागी जी कुछ कह रहे हैं। जी त्यागी जी, मैं कह रहा हूँ रशिया मान गया है,
रशिया ने ये एडवाइजरी जारी की है और उस एडवाइजरी में ये कहा है कि हमने अपने आखिरी सिपाही तक ये पैगाम पहुंचा दिया है कि अगर भारत का कोई छात्र मिलता है तो आप न केवल उसको टोके ना, इतना तो छोड़ दें, मदद करें कि उसकी जो मदद की जा सकती है। बिल्कुल, और ऐसे कुछ ऐसी कुछ खबरें भी आ रही हैं कि तिरंगा लगे हुए गाड़ी को कोई रोक नहीं रहा है, बल्कि बॉर्डर के पार भी जा रहा है, पोलैंड से भी मदद मिल रही है। लेकिन यूक्रेन अभी जो मौत हुई है, जो खबर आ रही है त्यागी जी, वो ये है कि रूसी बंदूक से, गोली से मौत हुई है। तो ये ज़रा दुखद है और मुझे लगता है कि भारत को बात करनी चाहिए। और रेस्क्यू में जो दिक्कतें आ रही हैं उसको हालांकि सॉल्व करने के लिए 4 मंत्री वहां पर गए हुए हैं और इसको बहुत जल्द सॉल्व कर लिया जाएगा। हमारे पास समय की कमी है, बार बार वाइंड अप करने के लिए इशारा हो रहा है, इसलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए टीपीएस त्यागी जी आपका। और आज जो आपने एक नई बात कही 109 जो क्लॉज की, मुझे लगता है कि इसको चेक करके, और ये तो आप चूंकि सही करें, इसको रीचेक करके मुझे लगता है कि एक प्रोग्राम जो है इस क्लॉज के ऊपर में भी मैं डिज़ाइन करता हूं और उसमें मैं आपको चाहूँगा कि आप समय दें, हमारे साथ जुड़े और इस पर भी हम लोग बात करें। फिलहाल अभी हमारे साथ जुड़ने के लिए त्यागी जी आपका और BS निगम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जुड़े और अपनी बात रखें। लेकिन जो कंसर्न है, भारत का जो कंसर्न है, हमारा जो कंसर्न है कि हमारा एक एक छात्र जब तक, एक एक नागरिक जब तक यूक्रेन से बच करके यहाँ सुरक्षित भारत नहीं आ जाता है, तब तक हमारी चिंता बनी रहेगी, क्योंकि युद्ध जो शुरू हुई है उसके खत्म होने के आसार फिलहाल नज़र नहीं आते हैं। हम लोगों को उम्मीद है कि ये विश्व कम्युनिटी, EU हो चाहे यूनाइटेड नेशन हो चाहे भारत हो, मिलकर के शांति के लिए बातचीत करेंगे, शांति सेना भेज करके दोनों देशों की समस्या को समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब तक ये नहीं होता है तब तक हमारी चिंता यूं ही बनी रहेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। Поглянь, вроде